बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरमत सलीम। आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जबकि रऊफ क्लासा साहब हमें बरतानिया से वीडियो लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास नेशनल एक्शन प्लान और सलामती अंदरूनी सलामती के हवाले से जायजा लिया गया, मगर नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से इजलास में बात जरूर की गई। आर्मी चीफ इस इजलास में मौजूद नहीं थे। वज़ीर आज़म हाउस में इस अहम इजलास के बाद वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कहा कि रेंजर्स इख्तियार सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे सिंध के लिए हैं। ऐसा ना होने पर दीगर ऑप्शंस पर भी गौर की धमकी दे डाली। चौधरी साहब के पास दीगर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? आज की गुफ्तगू जो उन्होंने की, ये सियासी तनाव में कमी का शाखसाना है या फिर आने वाले तूफानों के हवाले से पेशगोई की बात की गई है? जब हम अपनी दूसरी स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे तो सिंध की सियासत पर बात की जाएगी। सिंध के नए शाह की जानिब से वजारत आला संभालते ही हिदायत के लिए दुबई यात्रा के लिए एक दिन मखसूस कर लिया गया। कोई भी शाह आ जाए, जब तक चाबी दुबई में मौजूद रहेगी कोई तब्दीली नहीं आएगी। नाहिद खान आज फट पड़ी। अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। पहले ही हफ्ते में 3 धमाके करने के लिए ऑपोजिशन इस वक्त तैयार है, मगर अगर विफाकी हुकूमत को सामने रखें तो आजाद कश्मीर इंतखाबात में क्लीन स्वीप के बाद ऑपोजिशन की जितनी भी तहरीकों के हवाले से बात हो रही है, विफाकी हुकूमत सिर्फ उनका मजाक उड़ाने में मसरूफ है। क्या ऑपोजिशन हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक है उनका सिलसिला और तसलसल बरकरार रख पाएगी या फिर इन तहरीकों का अंजाम 2014 जैसा ही होगा? शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त अमरीका में है, मगर किस यात्रा के लिए हैं, इस पर हम बात करेंगे। जब हम अपनी तीसरी और आखिरी स्टोरी पर जाएंगे तो आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को कराची में 5786 एकड़ जमीन पर तामीरात से रोक दिया है। बहरिया टाउन ने कराची में जमीन किस तरह से ली थी और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर तामीरात से रोकने का हुक्म क्यों दे दिया, इनकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले जो आज की अहम बात है वो चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, आर्मी चीफ मौजूद नहीं थे, और चौधरी साहब ने जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह से देख रहे हैं? ज़ाहिर है बहुत अहम थी, क्योंकि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर बड़ा अरसा गायब रहे, लंदन में रहे, बीमार रहे। फिर ये इतलाएँ थी कि उनकी टांग में अभी भी ख़राबी है, बुखार है और शायद लंदन चले जाएं। तो उसके बाद वो इस्लामाबाद आ गए हैं। तो इसके बाद ये एक पहले मीटिंग हुई, अब ये दूसरी मीटिंग। तो उनके इस्लामाबाद में रहते हुए कोई भी मीटिंग होती है तो इम्पॉर्टेंट तो है, मगर उसमें जो आज ब्रीफिंग चौधरी निसार साहब ने दी तो उसमें जनरली जो उन्होंने तासुर देने की कोशिश की वो ये की कि जनाब ऑल इज़ गुड और बड़ा हंकी डोरी है, हनी एंड शुगर वाले ये सूरत हाल करीबन बताने की कोशिश की। ख़ास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर के जी बड़ा ज़बरदस्त है, मामलात बेहतर जा रहे हैं और नेशनल एक्शन प्लान भी बड़ा अच्छा जा रहा है, और दुनिया पूरे पाकिस्तान में जो है वो क्राइम उन्होंने कहा जनरली नीचे जा रहा है। और तासुर जो उसके अंदर मेन ये आता था कि जनाब क्योंकि वहाँ पे DG ISI जनरल रिजवान बैठे हुए थे तो तासुर ये उससे दिया गया, ये कम से कम ये लगता था इम्प्रेशन बनाने की क्या है कि एज इफ़ दोनों एक पेज पे हैं। जो कोई तनाव था पहले कुछ इस तरह का या कुछ चीज़ों पे अगर कोई इख्तलाफात थे तो वो ये आज तासुर देने की कोशिश की कि इख्तलाफात अब नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे राहील साहब जनरल राहील नहीं थे, फिर वहाँ पे ISPR भी नहीं था। तो उनकी तरफ से कोई ज़ाहिर है ना कोई ट्वीट आई ना कोई और प्रेस रिलीज़ आई। सो हमें नहीं पता कि ये सारा जो इम्प्रेशन दिया गया ऑल इज़ गुड का, इसमें ISPR का भी यही ख्यालात है या नहीं है, ये तो मेरा ख्याल अगली मीटिंग में पता चलेगा। मगर उसमें 2-4 चीज़ें जो है ख़ास तौर पे मैं बड़ी जो उसमें मैंने निसार साहब की उसमें गौर की। पहले तो ये कि उन्होंने ये जो तफसीलात के फिगर्स नहीं दिए जनरली, कि जनाब ये कह दिया कि जनाब सारी जगह क्राइम कम है। हालांकि अभी रिसेंटली जो है ये फिगर्स आए थे कि कराची के अंदर जो है बड़े जो रेंजर्स के अंडर थे वो तो थोड़े से कंट्रोल में हैं क्राइम, मगर बाकी जनरल अमूमी तौर पे जो जराइम हैं वो बढ़ रहे हैं। और सिंध में ज़ाहिर है उनकी इस बात से भी आज बात यहाँ हो गई कि उन्होंने कहा कि जो ये इख्तियारात रेंजर्स को दिए जा रहे हैं पूरे सिंध के हैं, जबकि सिंध हुकूमत ने ये कहा है कि जनाब ये कराची के लिए खसूसी दौर पे हैं और 90 दिन के लिए हैं, बाकियों के लिए साल के लिए, पूरे सिंध के लिए। सो एक इख्तलाफ तो सिंध में नज़र आ रहा है सिविल मिलिट्री में, जहाँ चौधरी निसार तो क्लियरली एक लॉलीपॉप उन्होंने दिया हुआ था रेंजर्स को कि उनको रेस्क्यू के लिए आए हुए हैं और उनकी साइड पे खड़े हुए हैं और उनको देना भी चाहिए क्योंकि इंचार्ज टेक्निकली लीगली वो खुद हैं।
मगर सिंध में ये वाला उनका तासुर के जनाब वहाँ भी कंट्रोल है। फिर पंजाब के हवाले से अब ये खबर चल रही है, आज भी बागबानपुरों में लोगों ने और लाहौर के अंदर लोग सड़कों पे निकले हैं, अपने बच्चों की सारी सारी रात जाग के लोग खुद हिफाजत कर रहे हैं। ये 500-600 बच्चों के अगवा का एक फिगर ही काफ़ी है कि पंजाब हुकूमत के अंदर जो है ना उन्होंने तासुर दिया कि जनाब सारा कुछ कंट्रोल है और आगे से बेहतर सिचुएशन है। सही, ठीक है। दूसरा लास्टली कि इसमें ये कह देना कि डिटेल नहीं है, इस तरह मैंने कहा फिगर्स उन्होंने नहीं दिए खुद, मगर ये इतराफ़ किया कि जनाब नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत जो 20 शकें थी उसमें से 15 में हमने तसल्ली बख्श है परफॉर्मेंस, 5 में नहीं है। अब ये नहीं पता कि इन 5 में कौन सी है, हमें ये फिगर वर्क तो नहीं पता, जब तफसील आएगी तो बताएंगे, मगर क्लियरली कम अज़ कम हमें वो ख़ास तौर पे जो बड़े नेशनल इलेक्शन प्लान्स के थे, नेक्टा का या मदरसा रिफॉर्म्स या वो बयानिया जो तब्दील करना था, बड़ी चीज़ों पे 3.5 साल हो गए हैं, 1.5 साल सिर्फ रह गए हैं, अभी तक हमें वो वाली खुशबू नहीं आई जो कि चौधरी निसार साहब को आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी तक अपनी मिनिस्ट्री में नादरा के ऊपर बहुत फोकस था, मगर FIA में फॉर एग्जांपल वो हमें परफॉर्मेंस नहीं नजर आती, और इनसे रिलेटेड अपनी जो है जो रेंजर्स के हवाले से या बाकी भी हैं, मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिसके चौधरी निसार साहब की अभी जवाब देने होंगे। बिल्कुल, खलासा साहब आपकी तरफ आएंगे। चौधरी साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पनामा मामला को छोड़कर हर मामले में उन्होंने हुकूमत का दिफा किया, रेंजर्स के हवाले से भी एक बार भरपूर तरीके से उन्होंने बात की है। आप समझते हैं कि उनकी जो गुफ्तगू रही आज वो सियासी तनाव में कमी का पेश खैमा हो सकती है, या फिर आने वाले जो तूफान है उनकी पेशगोई कर सकती है? चौधरी साहब ने मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा किया है कि उन्होंने पनामा पे बात नहीं की या पनामा को डिफेंड नहीं किया। आपको याद होगा हम सबसे पहले लोग थे जिन्होंने ये बात उठाई थी अपने प्रोग्राम में कि चौधरी साहब का अपना जो रिकॉर्ड है वो बड़ा क्लीन है पॉलिटिक्स में। बाकी एतराज़ात हम भी करते रहते हैं, तनकीद होती रहती है, लेकिन अभी तक कोई उनका कोई डॉक्यूमेंटेड कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है कि जिसमें उन पे इल्ज़ाम लगाया जा सके कि वो फलां स्कैंडल में भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने कोई ऑफशोर कंपनीज बनाई थी, उन्होंने कोई लोन राइट ऑफ करवाए थे, उन्होंने कोई बैंक लूटे थे, उनके बला बला और जो सारे या पाकिस्तान में यहाँ चलते या उनकी फैक्ट्रीज हैं तो उसके लिए कोई उन्होंने कोई SRO जारी करवाया है या कुछ और फायदे लिए हैं। अभी तक कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ उनके खिलाफ नहीं है। 30 साल हो गए, और जब उन्होंने खड़े होकर नवाज शरीफ फैमिली का दिफा करना शुरू किया था पनामा स्कैंडल के बाद, और ये फरमाया था कि मुझे तो 3 दिन लगे हैं पनामा की इनको समझने के लिए ऑफशोर होती क्या है, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर एतराज़ात किए थे, और उनके करीबी भी कुछ लोग थे जिन पे चौधरी साहब बड़ा एतमाद करते हैं, उन्होंने भी ये बात की थी चौधरी साहब को कि जब आप खड़े होके आप किसी करप्ट आदमी का दिफा करेंगे, जिन पे करप्शन के इल्जाम लग रहे हैं, तो आप उनका दिफा करेंगे तो आपका इमेज भी खराब होगा। तो चौधरी साहब ने मेरा ख्याल ये बात उन्होंने बाई की है, लिहाजा मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि कम से कम इस हद तक कि चौधरी साहब जो हैं अब वो शाही खानदान को दिफा करने से दूर हो गए। उन्होंने कहा जनाब के हुसैन नवाज जाने, हसन नवाज जाने, नवाज शरीफ साहब जाने या उनके साहबजादी जाने या पूरा शरीफ खानदान जाने, मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरा ख्याल इस हद तक तो ठीक है। हाँ, ये जरूर उन पर तनकीद हो सकती है कि आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, एक बहुत बड़ा इल्जाम लग रहा है ऑफशोर्स का, वहां से मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस आ रहे हैं, आपको उस हद तक आपको इंटरेस्ट होनी चाहिए थी कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। ठीक है। सो यहाँ तक मेरा ख्याल है चौधरी साहब का जो अब तक मैं देख रहा हूँ। जी क्लासा साहब, एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है। इस वक्त जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो रेंजर्स इख्तियारात के हवाले से तो बात होगी कि चौधरी साहब ने कह दिया है कि अगर ये इख्तियारात ना इस तरह से दिए गए, पूरे सिंध के लिए ना दिए गए, तो दीगर ऑप्शंस पर भी गौर किया जा सकता है। और रेंजर्स जो इख्तियारात का मसला है, क्या अब इसका मुस्तकिल हल निकलेगा या फिर 3 महीनों की किस्तों का ये सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा? एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। क्लासा साहब, मैं आपके जानिब आऊंगी। जब मुराद अली शाह साहब का इंतखाब किया जा रहा था तब हम अपने प्रोग्राम में पहले ही ये बात कर चुके थे, ये नजरियाती इनकलाब होगा या चेहरों की तब्दीली होगी, लेकिन अब तो नाहिद खान भी फट पड़ी है कि चेहरे बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। समझते हैं कि शाह जमा शाह नतीजा सिफर रहेगा? मेरा ख्याल नाहिद खान की बात में बड़ा वजन है, और नाहिद खान क्योंकि खुद वो पीपल्स पार्टी के इनसाइडर हैं
और जब कोई बेनज़ीर भुट्टो के इतने करीब रहा हुआ बंदा ये बात करेगा तो उसकी बात में वजन भी होगा। और ऑफ कोर्स वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रही हैं कि माजी में भी हमने देखा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का सिंध की पॉलिटिक्स देखें कि सिंध की जो वजीर आला की सीट है वो शाह के खाते में जाती है, जो शाह होंगे उन्हें ही वहां पे मिलेगी, सीट मिलेगी। सो जब शाह साहब को पता है कि ये सीट मुझे किसी मेहनत की वजह से नहीं मिल रही, मुझे कोटे सिस्टम में मिल रही है, या मेरे लिए एक एलोकेशन कर दी गई है कि जो शाह होगा तो वही सी उस पर गद्दी पे बैठेगा, वही आके बाप होगा या बेटा होगा या वटेवर। और दूसरा जो उन्होंने बात की है, और बात में बड़ा अगेन आई वुड से कि उसमें वेट है कि अगर उसने भी जाना है वहाँ पे दुबई, उन्होंने जाना है और वहाँ पे उन्होंने आसिफ अली जरदारी से उन्होंने उनकी अलीजियंस उनसे ये करनी, अपनी वफादारी का हलफ लेना है या वहाँ से थपकी लेनी है, तो फिर बिलावल का यहाँ पे चेयरमैन या चेयरपर्सन होना तो मेरा ख्याल है वो हो जाता है, उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। और मैं पढ़ रहा था किसी जगह पे, बड़ी अच्छी बात की किसी ने, उन्होंने कहा जनाब कि एक दौर था, आपको याद होगा कि ये सिंध जो था ये बम्बे का हिस्सा था। ये पॉलिटिशियन से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, ये 47 से पहले की बकायदा एक तहरीक चलाई गई थी कि सिंध को बम्बे से अलहदा किया जाए। इसमें बड़े मुस्लिम लीग के या बाकियों के बड़े इसमें खासी इनकी टग ऑफ वार भी रही है थी, वो हिस्ट्री है। अब एक नई तहरीक चलाने की जरूरत है कि जनाब मेहरबानी फरमाए सिंध को दुबई से आजाद करवाएं। ये तो जितना वहां पे इनकी अफिलिएशन जो मुझे लग रही है वो दुबई में ज्यादा हो गई है, उनके स्टेक दुबई में ज्यादा हो गए हैं, वो गवर्नेंस के हों, वो प्रॉपर्टीज खरीदने के हों, वो महल खरीदने के हों, वो मनी लॉन्ड्रिंग के हों, जो दुनिया जहां का गलत सही काम करना हो दुबई के साथ इनका लिंक ज्यादा हो गया। मुझे तो सम टाइम फील होता है कराची की जो है 18वीं तरमीम के बाद वो इस्लामाबाद की बजाय उसका रुख दुबई की तरफ ज्यादा हो गया है। इस पे खुद सिंधीज को या उनके पॉलिटिशियंस को या बाकी जो मेरा ख्याल है वहां पे एक उनकी सिविल सोसाइटी है, उनको थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है कि एक दौर था आपने बम्बे से अलहदा करवाया था, सिंध को आजादी लेके दी थी, आप मेहरबानी फरमाएं सिंध को दुबई से आप अलहदा करवाएं और उसको आजादी लेके दें। सही सही जी आमिर साहब। मैं आपको पता है आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा नाक़िद हूँ, मगर मैं एक ज़रूर क्रेडिट देना चाहता हूँ कि कम अज़ कम अनलाइक नून लीग उन्होंने एक एफ़र्ट तो किया है, इकरार तो किया है कि हमारे बड़े मामलात ख़राब हैं, तो जैसी मर्ज़ी लूली लंगड़ी ही सही, मगर एक एफ़र्ट करके कोई फेस चेंजिंग की है या कुछ एक थोड़ी सी तब्दीली लाने की कोशिश ज़रूर की है। बाकी ज़ाहिर है वो मैं नाहिद खान से बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ कि वहाँ पे जो ये संडे के संडे अब जो जाएंगे दुबई में, उन्होंने कहा मैं संडे को गया, बड़ा छुट्टी वाले दिन गया, वक्त ज़ाया नहीं किया, तो वो जो 11 महीने ताड़े 1 महीना साडा वाली बात आ गई है कि 6 दिन जो है अब सिंध के हुआ करेंगे, 7वां दिन जो है दुबई का हुआ करेगा। पर बुनियादी बात यही है कि आसिफ जरदारी साहब के जॉब की डिस्क्रिप्शन यही है, उनके मफादात हैं, उनके जो हैं दोस्त हैं, उनके घर के नौकर हैं, वो उसको बुनियादी जॉब सिंध जाए भाड़ में, उनके चीनी के कारखाने हैं, और सबसे ज़्यादा बैरिया टाउन के साथ पार्टनरशिप है जिसकी आज हम लास्ट सेगमेंट में बताएंगे तफसीलात कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो है वो जो सबसे बड़ी जो कराची की डील है जिसकी वजह से सारा कराची पीपल्स पार्टी उसके इर्द गिर्द चलती है, आसिफ जरदारी की सारी सियासत उसके इर्द गिर्द लास्ट सेगमेंट में करेगा कि आज वो रोक दी है। सो बुनियादी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो कुछ चेहरों की तब्दीली से या मुझे नहीं लगती। दूसरे उसका एक फैक्टर ये भी है कि अभी जो मुराद अली शाह साहब हैं ये पिछली गवर्नमेंट के फाइनेंस के मिनिस्टर थे, तो सारा ओवरऑल जो प्लान था वो तो पहले भी यही बनाते रहे थे, उसमें कोई ऐसी क़यामत तमेज़ किस्म की कोई चीज़ हमें तो नहीं नज़र आई थी कि जो अब आ जाएगी। बहरहाल फिर भी एक कॉस्मेटिक चीज़ तो है, इकरार तो है। नून लीग तो इकरार भी नहीं करती कि उनको कोई मामलात ख़राब हैं या कोई बुरी चीज़ है कि वो कैबिनेट में नहीं आते, वो गवर्नमेंट में नहीं आते, पार्लियामान में नहीं आते या कुछ है, वो तो मानते ही नहीं कि उनकी चीज़ ख़राब है। कम अज़ कम इनकी तरफ से कन्फेशन तो आया कि जनाब हमारे कुछ मामलात ख़राब हैं और कुछ बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं। क्लासा साहब, बड़े लोगों ने उम्मीदें लगा ली थी कि नए शाह आ रहे हैं, शायद कुछ बेहतरी हो जाए, मगर आप बड़ी वो खूबसूरत बात करते हैं, होना कुछ भी नहीं। अब हम थोड़ा सा लोगों को मायूस नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं वो फिर ये कहेंगे कि जनाब आप लोग किसी हाल में खुश नहीं होते, 8 साल आप एक शाह जी के साईं के पीछे लगे रहे, अगर हमने उनको चेंज किया जैसे आमिर अभी कह रहे थे तो आपको ये चेंज ही पसंद नहीं है। मसला थोड़ा सा ये कुछ और है। अब मसला कोई वजीर आला से ज़्यादा
जो पीछे बैठ के डोरियां हिला रहे हैं, जो उनके यार दोस्त हैं, मसलन मैं जुल्फकार मिर्जा साहब का इंटरव्यू देख रहा था, हमारे चैनल के बड़े अच्छे एंकर हैं, हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर दानिश के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया था, मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मैं प्रोड्यूसर साहब को कहता उसका क्लिप सुनाते। उसमें जुल्फकार मिर्जा साहब ने इंकशाफ किया, कुछ अर्सा पहले की बात है, इंटरव्यू है उनका, जुल्फकार मिर्जा साहब का जो बरखुरदार है, उन्होंने अभी इनको वोट भी डाला है, वो एमपी हैं, इन्हीं की पार्टी के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, इनसाइडर हैं, इनके अपने बंदे हैं, उन्होंने वोट भी दिया है अभी मुराद अली शाह को। उन्होंने फरमाया कि जनाब कि ये मुराद अली शाह जो हैं, ये सिंध का जो बजट बनाते थे तरक्याती, उसमें से 7% बकायदा, ये मंथली समझ लें, इसको सालाना समझ लें, भत्ता समझ लें, इसको आप इसको कोई उनकी तरफ से एक फीस समझ लें, जो भी है, जरदारी साहब को ये टोटल जो बजट होता था, ये तरक्याती जहां भी काम होने होते थे, ठेके शेके मिलने हैं, 7% वो जरदारी साहब को जाता था। ये मैं नहीं कह रहा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये जुल्फकार मिर्जा के अल्फाज से क्लास 7% पे तो आए, ये तो खुशखबरी है। लेकिन 3% हाँ, खुशखबरी आगे सुने ना, मैं आपके खुशखबरी, आपके परों पे पानी डालता हूं मैं अभी। फिर वो जुल्फकार मिर्जा साहब कहते हैं कि ना कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा 7% तो थोड़ा है, तो जनाब फिर 14% कर दिया गया। 10% से वो पहले सहमन हुए, वहां से कल्टी मारी, 14% पे गए। सो उनका ये कहना था, जो उनकी कैलकुलेशन थी कि टोटल सिंध का बजट जो तरक्याती रहा है, उनका कहना है 80 बिलियन रुपीस जो है वो जरदारी साहब को मुराद अली शाह साहब देते रहे हैं सिंध के ओवरऑल बजट में से। और एक दफा अगर आपको याद हो, एनएफसी के इजलास में मुराद अली शाह साहब से सेंटर ने पूछ लिया था कि जनाब वो 40 बिलियन रुपीस का कोई खर्चे का हमें पता नहीं चल रहा, तो उसमें वो नाराज हो गए थे कि आप लोग कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले, और ये सुनने में ये आता है, जो रिपोर्ट भी हुआ था कि उठकर चले गए थे। सो सिंध में तो मजे हैं सर, मेरा वो क्या कहते हैं, अब जुल्फकार मिर्जा को किसी ने चैलेंज नहीं किया, किसी ने रिबट नहीं किया, हमारे खिलाफ तो वो चले जाते हैं ना पेमरा में, या रहमान मलिक टाइप है, हमें तो नोटिस भेज देते हैं, लेकिन रहमान मलिक की भी वो उन्होंने बहुत सारा कच्चा चट्टा खोला था जुल्फकार मिर्जा ने, उन पे जुर्रत नहीं होती, ना पीपल्स पार्टी को जुर्रत होती है नोटिस दें, अदालत में लेके जाएं, पेमरा में जाएं, ना रहमान मलिक को जुर्रत होती है, वैसे बड़े बहादुर हैं कि मिर्जा साहब को लेके जाए ना अदालत में, जी आप गलत कह रहे हैं। तो मिर्जा साहब का वो इंकशाफ जो है आमिर, वो तो बड़ा खौफनाक है। उन्होंने पूरी कैलकुलेशन बताई कि ये डेवलपमेंट बजट है, इसमें इतने परसेंटेज जो है वो जरदारी साहब को जाता है और मुराद अली शाह देता है, वजीर खजाना है। अब ये मुराद अली शाह साहब इसको डिनाई कर सकते हैं, या वो चाहे तो जुल्फकार मिर्जा साहब को अदालत में ले जाएं, रहमान मलिक साहब को कह के बड़ी अच्छी ड्राफ्टिंग कर दे, उन्हें क्या पेमरा को लेटर लिखें जनाब कि इन्होंने हमारे ऊपर ये टीवी पे बैठ के इल्जाम लगाया है। ये सारे काम नहीं करेंगे, जुल्फकार मिर्जा से डरते हैं सारे, क्योंकि जुल्फकार मिर्जा इनकी ABC से लेके Z तक सब चीजें जानते हैं, उनको कोई कंफर्म नहीं करता। जी आमिर साहब, मैं बिल्कुल वही सोच रहा था कि वो लोगों को भूल भी गया है, और जुल्फकार मिर्ज़ा साहब कोई ऐसे नथु खैरे नहीं हैं, वो बचपन के दोस्त हैं और हमेशा साथ रहे हैं, आसरदारी के दस्ते रास्त रहे हुए हैं और बिल्कुल साथ। तो वो उन्होंने जो इंकशाफात किए हुए हैं, वो कोई आज तक ना उनको कोई अदालत लेके गया है, ना आज तक उसके मतलब कोई वो आपने जिस तरह का पैदा नहीं किया और कोई नोटिस नहीं लेता। वो वजीर दाखिला रहे हैं वो सिंध के। तो तो हमारे दोस्त जो हमारे पे इस तरह की पीपल्स पार्टी पे, आज मैं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने ये आसिफ जरदारी की पार्टी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के उन लोगों से एक जो पूरी एक नस्ल है जिन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए जान दी, कुर्बानियाँ दी, उनके साथ ज्यादती है जब हम सारी पीपल्स पार्टी को इकट्ठा ब्रैकेट कर देते हैं। इसके जो पोस्टर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, जो लोग सामने हैं, उसका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तमाम लोग, मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ, बीबी के होते हुए इनमें से जो इस वक्त फोर फ्रंट पे हैं, बीबी के दफ्तर और कमरे के करीब भी नहीं आ सकते थे। नाम मैं ले सकता हूँ, ये सारे आसरदारी के। जी एक मैं थोड़ा सा सॉरी टू कट यू, लेकिन मैं उसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है। नई कैबिनेट जो बनी, अब नई कैबिनेट अगर देखें, मैं जरा सिंध की नई कैबिनेट पे बात आप जरूर कीजिएगा जो आप बात करना चाह रहे थे, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि इस दफा अब मेरा ख्याल है, प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा क्योंकि मैं दूर बैठा हूं, मुझे पूरी इंफॉर्मेशन शायद ना हो, कि उन्होंने जो यहाँ पे वजीर मजहबी अमूर बनाए हुए थे डॉक्टर कयूम सोमरो, जिनको उन्होंने न स्टेटस दिया हुआ था, मेरा ख्याल मिनिस्टर का एडवाइजर थे, वो इस दफा कैबिनेट में नजर नहीं आ रहे आपको। हमें राइट, मेरा ख्याल उनका नाम नहीं है। उससे ये अंदाजा होता है कि मेरा ख्याल नहीं है। और जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट अमिशन एंड कमीशन है ना, अमिशन तो वो सियाल साहब हैं जिनके ऊपर सारी लड़ाई हुई, तो उनको काटा गया है, और जो कमीशन है
वो सबसे इंपॉर्टेंट सईद गनी साहब का वहाँ पे एडवाइजर लगाना है। तो बड़ी इस किस्म की नई काबीना के हवाले से खबरें दे रहे हैं, बड़ी इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं। नई काबीना के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन अगस्त का महीना चूंकि शुरू हो चुका है, अपोजिशन भी 3 धमाके इस वक्त करने को तैयार है, लेकिन जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक की बात की जा रही है, कहीं अंजाम 2014 जैसा ना हो जाए, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, अगस्त के पहले हफ्ते की चूंकि हम बात कर रहे थे, पहले आपसे जानना चाहेंगे ये 3 बड़े धमाके आखिर किन तारीखों में होने जा रहे हैं? एक तो जाहिर है उसमें 3 तारीख को जो है इलेक्शन कमीशन के पास जो है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है पीपल्स पार्टी का रेफरेंस है, अब वो देखेंगे उसका कि क्या बनता है। तो उसके बाद 6 तारीख को यौमे किसास है PAT वालों का जी, तहरीके और उसके बाद जो है 7 तारीख को जो मुझे ख्याल है कि वो PTI वालों का 7 तारीख को है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। वो यौम एहतसाब है। अब कहने को तो ये बहुत बड़े धमाके हैं, मगर जहाँ तहरीक इंसाफ और जो है तारुल कादरी साहब का जो मसला आ जाता है, मैं कोई इनका माजी देखते हुए वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में कि 1 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे, वही वाली लगती है कि वो ये शोर ज़्यादा मचा देते हैं, हाइप बड़ी कर देते हैं, अभी भी हाइप कर रहे हैं, मगर फिर कोई लंदन चला जाता है, कोई शंदूर चला जाता है, स्कर्दू चला जाता है, तो ये इनका पुराना रह गया है। तारुल कादरी साहब का तो खैर एक बिल्कुल ही अब वो वाली बात नहीं रह गई। इवन इमरान खान साहब की जो है ये इनको कंसिस्टेंटली ये जो प्रेशर बिल्ड करना, इनके पास इतने, इनका अपना कमाल नहीं था, ये पैनमा इनको मिला, इनके पास एहतसाब के इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं जिसका हम तो सारा प्रोग्राम ही उस पर ही चलाते हैं, और भी आधे TV के प्रोग्राम चलते हैं, इनको मीडिया से ही मिलता है। बने बनाए इनको नैब के ख़िलाफ़, इनको हुकूमत के ख़िलाफ़ बने बनाए हैं, मगर इनको सेल आउट नहीं करता। तो मैं इनसे, मुझे कम ही उम्मीद रहती, मैं जल्दी इनकी ना उस बातों में अब आता नहीं, इनका माजी देखते हुए। अलबत्ता ये भी लोग जो उम्मीद रख के बैठे हुए हैं कि जनाब नया इलेक्शन कमीशन आया है तो एक ही दिन में पहले दिन आएंगे, तो वो ऐसा नहीं है। वो बड़ी लंबी चौड़ी रेफरेंस है, उसके 1000 सफ़े हैं, तो उसके स्पेसिफिक तफ्तीश होना, मुकदमा होना, वो बड़ा, मेरा ख्याल है इतनी जल्दी फैसला नहीं होने वाला जितनी जल्दी लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। सो लेट्स, आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सही है क्लासेस साहब, 3 तारीख हो गई, 6 हो गई और 7 हो गई, अहम दिन तस्वुर किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब को तो लाजमी सारी सूरत हाल में एक खास किरदार के हवाले से देखा जा रहा है। समझते हैं कि जो उनके अपने घर की लड़ाई है, पहले वो उसको लड़ेंगे या फिर हुकूमत के लिए खिलाफ आएंगे? अंजाम 2014 जैसा तो नहीं हो जाएगा? कौन सी घर की लड़ाई? मतलब पहले उसको आप बताएं ना, आप कह रहे हैं घर की लड़ाई, कौन सी घर की लड़ाई है इमरान खान की? मेरा ख्याल इनका इशारा का सब इसलिए है कि ये अभी रिसेंटली जो 4 पंजाब के अंदर जो नॉमिनेट किए हैं इमरान खान साहब ने अपने बंदे, नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, वो चारों के चारों चौधरी सरवर ग्रुप के हैं। तो ऑलरेडी आगे जो तो था वो शाह महमूद कुरैशी का उनके मुखालिफ में ग्रुप नहीं था, पर वो एंटी अलीम खान चौधरी सरवर ग्रुप एक बड़ा ठीक ठाक इलेक्शन का एक ग्रुप बन गया था, जिसकी वजह से कैंसिल करने पड़े। मेरा इनका इशारा उस तरफ था कि इनकी वो अभी भी टेंशन चल रही है, शाह महमूद कुरैशी वर्सेस चौधरी सरवर ग्रुप की अंडरलाइन वो अभी तक लड़ाइयाँ चल रही हैं। एक तो आमिर, आपको तो सारी पॉलिटिक्स समझते हैं, इस तरह की लड़ाई यहाँ नवाज लीग में भी चलती है सर। 6 वजीरों के नाम तो आपने बताए थे कैबिनेट के, जिनके अभी तक बोलचाल नहीं है, एक दूसरे से कैबिनेट में इकट्ठे भी बैठे हुए हैं वो सारे, उनका बस चले तो एक दूसरे को जो हशर नशर है वो कर लें, इवन वोकल भी उन्होंने गुफ्तगू की हुई, हम सबको पता है। इसी तरह के ये ग्रुप्स जो हैं पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं। आपको पता है कि अब पंजाब वर्सेस सिंध की जो इनके लीडर्स हैं, MNA जो हैं, उनकी आपस में चलती रहती है, और ये समझा जाता है कि ये पंजाब वाले जितने भी हैं अब उनको ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता पीपल्स पार्टी में। रीजन वो समझते हैं कि आप लोग तो इलेक्शन हार गए, सारा पीपल्स पार्टी सिंध से इलेक्शन जीत के, आप लोग कौन होते हैं डिक्टेट करने वाले। सो पॉलिटिकल पार्टीज में ये प्रॉब्लम चलते रहते हैं, दैट्स वेरी नेचुरल। हर कोई एक तरह नहीं सोच सकता, मतलब आपकी मेरी सोच में बहुत सारी चीजों का डिफरेंस होगा और बहुत सारे होते हैं। सो पॉलिटिकल पार्टीज में कोई डिफरेंट व्यूज रखना, कोई उनको प्रमोट करना, ये कोई इतनी बुरी बात नहीं होती। इसी से मेरा ख्याल पार्टीज ग्रो भी करती हैं। एक चीज, दूसरा, इससे पहले अगर आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं, इनके हवाले किया गया था पूरा पंजाब, पर्टिकुलरली साउथ पंजाब।
इन्होंने दावा फरमाया था कि जनाब कि मैं साउथ पंजाब आपको डिलीवर करके दूंगा, इमरान खान साहब साउथ पंजाब मेरे पे छोड़ दें। उन्होंने छोड़ दिया और शाह महमूद कुरैशी ने चुन चुन के मैं खुद साउथ से हूं, आपको पता है, उन्होंने वो सियासी कचरा इकट्ठा किया। तमाम जो उसमें क्यू लीग के लोग हारे हुए थे 2013 के इलेक्शन, या पीपल्स पार्टी के जो अगेन उनके वजीर थे, कुछ एमएनएस थे, कुछ उम्मीदवार थे जो 2013 में हारे थे, उन तमाम को उठा के शाह महमूद कुरैशी ने शामिल कर लिया। उसका रिजल्ट हमने देखा बल्दियाती इलेक्शंस में, पूरी की पूरी उड़ गई वहां से। पीटीआई आपको साउथ में नजर नहीं आती। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी जो है, जो गैप फिल हुआ था, ये गैप निकला था साउथ में सराइकी इलाकों में, कि वहां पे आप एक सराइकी सूबे का नारा मारे, क्योंकि पीपल्स पार्टी भाग गई है, मुकर गई है, इन्होंने सराइकियों के साथ दगा किया, धोखा किया, सूबा नहीं बनाया। अच्छा, नवाज लीग भाग गई, इन्होंने धोखा किया सराइकियों के साथ, इन्होंने कहा जी हम तो 2 सूबे बनाएंगे, भावलपुर भी बनाएंगे और मुल्तान जो सराइकी सूबा बनाएंगे, ये भी भाग गए। इतने नाहल है पीटीआई कि जब ये दो बड़ी जमातें भाग गई हैं इतने पॉलिटिकल स्लोगन से, आप तो फौरन जाएं और उस गैप को फिल करें, आप ओनरशिप दे दें, आप कहें जी कि आप हमारे साथ खड़े हुए, एक कंसेंसस तो हो चुका है कि नया सूबा बनना चाहिए, हम आपको बना के देंगे। 48 सीट्स हैं वहां पे साउथ पंजाब में, 48। शाह महमूद कुरैशी ने कभी बात नहीं की, इमरान खान ने कभी बात नहीं की। आपको बाकी लीडर्स हैं, जहांगीर तरीन, इसाक हकवानी, वैसे बड़ी बातें करते थे अपोजिशन के दिनों में, लेकिन सराइकी सूबे पे ये भी चुप रहे। जिसका नुकसान इनको ये हुआ है कि ये पेनिट्रेट नहीं कर सके। जो खला पैदा हुआ था ये पीपल्स पार्टी की और नवाज लीग के बाद, ये खला पूरा नहीं कर सके। लिहाजा उनसे वापस ले लेना पावर शाह महमूद कुरैशी से कि हजूर आप डिलीवर करने में नाकाम रहे, आप सियासी कचरा जो लेके आए थे उसने पीटीआई को ज्यादा नुकसान दिया है। आप मेहरबानी फरमाएं, आप फॉरेन मिनिस्टर बन जाए, शैडो फॉरेन मिनिस्टर। वो अमेरिका गए हुए हैं, अमेरिकन को समझा रहे हैं कि इमरान खान का मतलब ये नहीं था, वो नहीं था, वो तालिबान खान नहीं है, वो पैसे नहीं दे रहे, उनका इमेज। वो आजकल उनको नई कंसल्टेंसी मिल गई है, उनको एक लॉबिंग के लिए इमरान खान ने मेरा ख्याल है भेजा है अमेरिका। जो उनका इंटरव्यू भी मैं पढ़ रहा था कि जनाब इमरान खान का इमेज जो है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर किया जाए। सो शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने जरा मेरा ख्याल ऊपर कर दिया है, आप जाए इंटरनेशनल लॉबिंग फरमाएं। बाकी लोकली तौर पर मेरा ख्याल है, या मेरे बैसेज हैं शायद मुझे अच्छे लगते हैं, इसाक हकवानी इज अ बेटर चॉइस। इज्जत भी है, स्ट्रेट आदमी है, बिल्कुल होगा। मैं क्लास साहब मगर आपसे एग्री नहीं करता कि आप सही कह रहे हैं कि इख्तलाफात जो है हर पार्टी में होते हैं, मगर ये वो पार्टी है जिसने अभी इलेक्शन जीतना है, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। बाकी पार्टीज के स्ट्रक्चर जो है ना 30-40 साल से सेटल डाउन हो गए हैं, और वो आसिफ जरदारी जब कह देते हैं नवाज शरीफ तो वो ख़त्म भी करवा लेते हैं। यहाँ इमरान खान से लड़ाइयाँ कंट्रोल नहीं हो रही। पीटीआई ने क्या किया कि इलेक्शन करवा के जो है बड़ा अच्छी चीज़ थी, मेरे ख्याल में तो बड़ी जमहूरी चीज़ थी, और जब वो बहुत 2 ग्रुप्स बन गए, लड़ाई बहुत बढ़ गई, तो वो उससे फिर इलेक्शन करवाए भी नहीं, कैंसिल कर दिए। उससे जो दोनों खराबियां थी, डिफरेंसेस भी करवा दिए। हालांकि मैं समझता हूँ अगर उस लड़ाई के बावजूद इलेक्शन करवा लेते तो बाद में टाइम मिल जाना था, सेटल डाउन हो जाना था। अभी वो लड़ाई, इलेक्शन करवाने की लड़ाई भी करवा ली और बाद में जो सेटल डाउन होना था वो भी नहीं हुआ। तो वो इमरान खान की अंदरूनी मसाइल चल रहे हैं। ये 2 ग्रुप्स जो हैं वो खुल्लम खुल्ला एक दूसरे की टोटल मुखालफत कर रहे हैं। वो बाहर उन्होंने क्या लड़ना, आपस में लड़ाई नहीं खत्म होती। मैं साथ बताऊं जरा इसको, जो समझदार मालिक होता है ना, समझदार मालिक, बड़ा बिग एस्टेब्लिशमेंट चला रहा हो, वो अपने मुलाजमीन को लड़ा के रखता है। अगर मुलाजमीन का इत्तेहाद रहे तो वो घरों में चोरें होना शुरू हो जाती हैं और आपकी दुकानों पे डाके पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए समझदार जो बिग पॉलिटिशियंस होते हैं, बिग पार्टीज के सरबराह होते हैं, वो जानबूझ के भी अपनी पार्टीज में 2-4 ग्रुप्स को लड़ाए रखते हैं। आप समझते हैं कि उस तरह का मैकियावेलियन इमरान खान साहब इतने जबरदस्त किस्म के स्टेट क्राफ्ट के माहिर हैं कि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत इनको करा रहे हैं। फ्रैंकली जाने दें, उनसे कंट्रोल नहीं हो रही है दोनों, इनकी लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है। और ये जो 4 लगाए हैं, माफ कीजिएगा, वो आप जैसे लंदन में है, इसाक हक्कानी साहब का मैं भी बहुत बड़ा मद्दा हूँ, मगर ये चारों के चारों अलीम खान, चौधरी सरवर, जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग हैं। तो वो जो दूसरा एक ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, उनको कोई पंजाब में नुमाइंदगी नहीं दी, उनकी बड़ी रिजेंटमेंट है। वो सिर्फ शाह महमूद कुरैशी की वजह से नहीं था, वो एंटी सरवर और अलीम खान ग्रुप था। सो उनकी नुमाइंदगी पार्टी में पंजाब की हद तक बिल्कुल नहीं रह गई। नहीं, कौन सा बड़ा ग्रुप है जो आपका ख्याल है इनके अगेंस्ट? इनके अगेंस्ट शाह महमूद कुरैशी ग्रुप था। शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान ने 2-3 साल पावर्स दिए रखी हैं कि जय जी साउथ को चले, कचरा जितना मिलता है पीपल्स पार्टी का उधर है। जितना एंटी अलीम खान
और सरवर चौधरी और जहांगीर तरीन ग्रुप था। इस ट्रायो के अगेंस्ट जो ग्रुप था वो वाला ग्रुप था। वो शाह महमूद कुरैशी साहब तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके वो बनाए गए। शफकत महमूद साहब फॉर एग्जांपल वो खुद तो कैंडिडेट बनने के लिए भी तैयार नहीं थे। वो जो रिजेंटमेंट आई थी इनके खिलाफ थी, वो प्रो शाह महमूद नहीं थी, एंटी चौधरी सरवर थी। चले इन्होंने जो बलदियाती इलेक्शन में डिलीवर किया वो तो आपने देख लिया, वो डिलीवरेंस का लेवल बिल्कुल ना होने के बराबर है। उसके बाद एक्शन होने थे। मैं सिंपल ये कह रहा हूं, आपने कहा कि इमरान में ये मुकाबला नहीं, इमरान को इतना ना आप भोला ना समझा करें। वो मतलब मैं देखता हूं कि अक्सर लोग उनको समझ लेते हैं कि क्योंकि कॉलम निगार बहुत सारे हैं जो उनके बारे में कहते हैं इमरान बड़ा सादा है, इमरान को ये भी नहीं पता, इमरान को सारा पता है। जो 17 साल से पार्टी चला रहे हैं, 80 लाख वोट ले रही है और बैठ के वो उन्होंने अपनी हुकूमत भी बना ली है, यहाँ पे भी वो काम चला रहे हैं। इतना भोला इमरान खान भी नहीं है जितना भोलेपन का तस्वर उनके बारे में दिया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जितना भोला इमरान खान को समझ लिया गया है, इतना उनको ना समझे। बिल्कुल वो यकीनन सूट करते हैं। और वो अब डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, इतने भोले नहीं है बहरहाल वो। ठीक है क्लासेस साहब, एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहरिया टाउन के हवाले से बात करेंगे। कराची में बहरिया टाउन को तामीरात से रोक दिया गया, ये जमीनें किस तरह से हासिल की गई थी और आखिर तामीरात से रोकने की वजह क्या बनी है, ये हम आपको तफसील बताएंगे। एक ब्रेक बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, जमीन के अलॉटमेंट का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने तामीरात से बहरिया टाउन को कराची में रोक दिया। आखिर बात क्या है, तामीरात से रोकने की वजह क्या बनी है? मैं समझता हूँ आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर यही है, ये अर्थ शैटरिंग खबर है। वो इसलिए भी कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं कराची में और पूरे पाकिस्तान में पब्लिक की इन्वेस्टमेंट हो रही है और हमारा और हुकूमतों का और अदालतों का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है कि हम उनको बाखबर रखें। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है वो 5786 एकड़ के ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन तामीरात बहरिया टाउन की रोक दी हैं और काफ़ी इसके अंदर इश्यूज़ हैं कि ये 12,000 एकड़ के मतलब क्वेश्चंस हैं कि उनके कब्ज़े में कैसे आई। और अदालत के अलावा भी इसमें यह है कि हज़ारों रुपए की ज़मीन करोड़ों में जा रही है और अरबों खरबों के ये मामलात हैं। हम ख़ास तौर पे इसलिए भी इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे मीडिया में आप देखेंगे इक्का दुक्का जगह ही शायद नज़र आ जाए कल जो है, बल्कि दूसरी अक्सर अखबारों में देखेंगे इसकी दूसरी साइड बल्कि कवर होने की कोशिश की। मगर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अपनी शान बरकरार रखी है और बड़ा डेयरिंग किस्म का ये फ़ैसला किया हुआ है। मैं मुस्लिम हानी साहब का वैसे ही बड़ा मद्दा हूँ, तो बड़ा उन्होंने हौसले के साथ जो है इसको ये फ़िलहाल इसकी तमाम हर किस्म की वो अलॉटमेंट इसकी रोक दी गई है। ये इसलिए भी अर्थ शैटरिंग वाक़या है कि ये हमारी सियासत जो है ना सारी सिंध की ये जो आसिज़दारी की सियासत, MQM की सियासत, कराची की सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमती है क्योंकि स्टेक्स पे खरबों रुपए हैं। अभी हाल ही में मैंने गलती से कह दिया था कि कराची जो है 6-7वें नंबर पे दुनिया का बड़ा शहर है, मुझे दुरुस्त किया गया कि दूसरे नंबर पे है। सून ये बड़ी जल्दी पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा शहर बनने वाले का 2,30,00,000 की आबादी के करीब पहुँच गया है। सिर्फ मेरा शंघाई से ज़्यादा बड़ा शहर रह गया है। और इतने बड़े शहर में जब ये तमाम लोगों को एक लाखों और करोड़ों लोग जो है इस सारी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इन चीज़ों पर देखे जाएं। हमारे पास और भी बेताशा शवाहिद हैं जिसको आइंदा अनकरीब हम उसके मतलब प्रोग्राम करेंगे। पर अभी ब्रीफली ये बता दें कि तमाम ही पार्टियां, तमाम ही सूबे कहीं ना कहीं से वो जो कहते थे बेनज़ीर के मतलब चारों सूबों की जंजीर, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह मलिक रियाज साहब भी बन के रह गए हैं कि हालत है ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की, तो ये बताया जाता था जी उनके पार्टनर हैं और उसके बाद जो आसिज़दारी के दस्ते रास्त हैं तो इसीलिए सिंध गए। मगर याद रहे कि चौधरी निसार का बताया जाता था, वो क्योंकि बड़ा ऑब्जेक्ट करते थे इसके मतलब कि उनकी दुश्मनी जो है वो मलिक रियाज साहब खुद TV प्रोग्राम्स पे कहते रहे कि जी वो ज़ाती दुश्मनी रखते हैं। मगर 3.5 साल हो गए हैं, उसमें चौधरी निसार साहब ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया और उनकी FIA को हाल ही में एक बड़ी रिपोर्ट पेश की गई है। तकरीबन 40 मुकदमात हैं जो कि 30-40 मुकदमात हैं जो कि नैब में पड़े हुए हैं, कुछ नहीं उनका हो रहा, FIA भी कुछ नहीं कर रही।
पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। तो यही हाल पंजाब का है, यही हाल कराची का है, मगर लोगों को कम से कम जो है और कोई नहीं बताएगा, हम बताना चाहते हैं कि होशियार बाश। सही है आमिर साहब, ये जो नैब की आपने बात की है ये तो मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन क्लासा साहब मलिक रियाज के जो वकील हैं वो एतजाज साहब हैं। चौधरी निसार साहब ने आज आते ही बड़ी तनकीद की है एतजाज एहसन और लतीफ खोसा पर। मैं इस पे बात कर दूं, थोड़ी सी मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के रोल पे। सुप्रीम कोर्ट से हम ये तवक्को रखते हैं, इसलिए हम बड़े अरसे से कहते थे बात कि सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पे इदारे रिग्ड हो जाए, यहाँ पे करप्ट किस्म के लोग बड़े बड़े अदारों के सरबराह लगाए जाएं, जिनके अपने खिलाफ स्कैंडल हों और वो एहतसाब करने वाली दुकान के ऊपर बैठ जाएंगे, तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, इट हैज टू। ये कोई गैर कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं है, ये वॉच डॉग है। मीडिया और कोर्ट्स जो होते हैं ये वॉच डॉग होते हैं और जमहूरियत को मजबूत करते हैं, कमजोर नहीं करते। इनका एक्टिव होना, आपकी सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो, आपका मीडिया एक्टिव हो, ये जमहूरियत को स्ट्रांग करते हैं, वीक नहीं करते। इससे पहले एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था जिस पे अभी तक मैं दोबारा सुप्रीम कोर्ट को उस पर तवज्जो दिलवाना चाहता हूं, इसी मलिक रियाज वाले केस का एक सहारा लेके, कि फॉरेन ऑफिस की बेगमात ने, अगर एजाज चौधरी जो है वे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, तारिक फातमी साहब थे, उनकी मिसेज उसमें शामिल थी, उनकी एनजीओज ने जो मुफ्त का प्लाट लिया था उन्होंने यहाँ से सीडीए से, वो फैसल मुश्ताक रूट्स मिलेनियम वाले को जो 10 अरब रुपए का प्लाट बताया जाता है, उन्होंने उसको फ्री में दिया हुआ है। और उस पर बहुत बड़ा स्कैंडल जो हम करते रहे हैं, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में वहां पे चलता रहा कुछ अर्सा, तो उन्होंने हिम्मत जी उस पर कुछ अर्सा तो उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई थी, जो उनके थे ये तला साहब थे, तला महमूद साहब थे, उसके बाद वो भी बैठ के चुप करके। बड़ा मुख्तसर जानना चाहेंगे, वक्त बहुत कम है। मैं सिंपल बता रहा था, वो तो चले इस पे फिर हम फॉलो अप कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट मेहरबानी फरमाए, जो फॉरेन ऑफिस के बाबूज ने और उनकी बेगमात ने, उन्होंने 10 अरब रुपए का छक्का मारा है ना, जो उन्होंने H8 में प्लाट दिया है, उन्होंने 10-12 कनाल का फैसल मुश्ताक रूट्स मिलेनियम को, मेहरबानी फरमाए उस पर भी सुओ मोटो लें, उस पर प्रोसीड करें। एक बहुत बड़ा डाका है इस्लामाबाद के एसेट्स पे, उनकी प्रॉपर्टीज पे। इस तरह मत जाने दें कि लोग हैं 2-4 लाख रुपए एनजीओ को डोनेशन दें, ऊपर खाते माते मिला के आपस में कोई वजीर आजम हाउस से कॉल करवा के तारिक फातमी साहब भी उसमें घुस जाएं, उनकी मिसेज भी घुस जाए, उसमें एजाज चौधरी साहब भी आ जाएं, उनकी बेगमात भी आ जाएं, और मिलके एक 10 अरब रुपए का प्लाट जो है वो मुफ्त में उठा के वो फैसल मुश्ताक को दे दें। और उसके बदले में लिया क्या है, 3 लाख रुपए डोनेशन लिया है अपनी जो उनकी एनजीओ चलाते हैं। 10 अरब रुपए का प्लाट 3 लाख रुपए डोनेशन पे ले जाए, तो ये मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट को इसमें भी जरा थोड़ी सी मेहरबानी करनी चाहिए। मैं लास्ट में क्लास साहब ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डेयरिंग फैसला तो ये किया है, मगर इसमें इंक्वायरी के लिए आगे नैब को मुकर्रर कर दिया है। तो ये वो ऐसी है मुहावरा जो है कि बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रख देना। आगे 30-40 जो है केसेस नैब में ही पड़े हुए हैं, और नैब के पीछे जो मेन सपोर्ट है वो इन्हीं साहब की है। तो ये थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को इसमें भी नजर मारनी चाहिए। अगर नैब के पास केस चला गया तो फिर हो गया काम, फिर लेते बस फिर इसका काम भी हो गया, फिर इसका फैसला भी हो गया, अगर ये सारी चीजें जो है वो नैब के हवाले कर दी गई। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।